हेलो 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 नमस्कारम छात्रों, प्यारे प्यारे जुगनू। हम लोग पढ़ रहे थे 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, विद्युत आवेश का विद्युत क्षेत्र, जिसके अंदर आप लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया था। विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा, विद्युत आवेश के गुण धर्मों के बारे में पढ़ा, अपन लोगों ने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा। विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ने के बाद में अपन ने विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा, द्विध्रुव के कारण अक्ष और निरक्ष पर तीव्रता के बारे में पढ़ा। और आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं, क्या चीज पढ़ेंगे अपन लोग? और हम लोग पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। क्या चीज पढ़ेंगे? विद्युत फ्लक्स। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसे फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। लेकिन आप लोग ये पढ़ो कि विद्युत फ्लक्स किस चीज को कहते हैं, क्या बला है ये? इस बला के बारे में पढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी चीज पढ़नी होगी, और वो है कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? कौन सी चीज? क्षेत्रफल सदिश। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश नाम सुनकर पता चल रहा है कि क्षेत्रफल का सदिश, लेकिन क्या दिमाग में ये सवाल आता है कि क्षेत्रफल सदिश राशि या फिर अदिश राशि है? कई लोग क्षेत्रफल को सदिश राशि मानते हैं और कई लोग अदिश राशि मानते हैं। तो हम एच.सी. वर्मा सर को रेफरेंस लेकर ये बताते हैं कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि होती है। क्या होती है? क्षेत्रफल एक अदिश राशि होती है। लेकिन क्षेत्रफल एक सदिश की तरह व्यवहार कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अपन किसी क्षेत्रफल के साथ में कोई दिशा जोड़ दें। क्या कर दें? कोई दिशा जोड़ दें, तो वो अपने पास में क्या करेगा? एक क्षेत्रफल सदिश की तरह व्यवहार करेगा। नहीं समझ में आया? थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट लेके बैठता है। यानी कि अगर अपने पास में कोई क्षेत्रफल है और उसकी स्थिति यानी ओरिएंटेशन, उसकी पोजीशन यानी कि उसकी स्थिति किसी दूसरी राशि को अफेक्ट करे, किसी दूसरी राशि पर प्रभाव डाले, तो अपने पास में जो क्षेत्रफल होगा ना, वो एक सदिश राशि की तरह व्यवहार करेगा। अभी भी समझ में नहीं आया? थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि अपने पास में ये पानी है, ठीक है, ये पानी का फ्लो है इस साइड से इस साइड की ओर। मैंने यहां पर एक क्षेत्रफल मान लिया कुछ इस प्रकार से। अब इस क्षेत्रफल से मैक्सिमम अपने पास में पानी निकल रहा है, अधिकतम पानी निकल रहा है, लेकिन मैं इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूं। पोजीशन चेंज की मैंने, जैसे पानी की मात्रा घट गई। अगर सेम यही चीज यही है, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज की मैंने, जैसे ही पानी की मात्रा घट गई, यानी पानी की मात्रा को क्या किस चीज ने अफेक्ट किया? इस वाले क्षेत्रफल की स्थिति ने अफेक्ट किया। यानी कि अब इस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे? इस क्षेत्रफल को एक सदिश राशि मान सकते हैं, अदरवाइज नहीं मानेंगे। इतना सा क्लियर हुआ? क्षेत्रफल सदिश क्लियर हुआ आप लोगों के? अच्छी बात है। तो क्षेत्रफल सदिश अपने पास में क्या होता है? जैसे अपने पास में कोई क्षेत्र है, तो उसके लंबवत या फिर अभिलंबवत बाहर की ओर इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है। इसको एस वेक्टर के नाम से प्रदर्शित करते हैं अपन लोग फिजिक्स के अंदर। आपकी एनसीईआरटी के अंदर इसको एस वेक्टर से दे रखा है, कहीं पर आप इसको ए वेक्टर से भी देख सकते हो, लेकिन अपन एनसीईआरटी को लेकर चलते हैं तो इसको एस वेक्टर मान लेते हैं। अब क्षेत्रफल सदिश क्लियर हुआ होगा आपके? क्षेत्रफल सदिश क्लियर हुआ आपके? तो अब अपन बात कर लेते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। वैसे तो आप सभी लोगों का विद्युत फ्लक्स को पढ़ने का 20 सालों का तजुर्बा है, लेकिन हम लोग इसको आज पहली बार पढ़ेंगे। क्या है? किसी क्षेत्रफल से, या फिर क्या लिख सकते हो, सतह से, सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या
क्या होती है अपने पास में? विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तो ये है, लेकिन विद्युत फ्लक्स को परिभाषा को भी समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि फ्लक्स क्या चीज होती है। फ्लक्स क्या चीज होती है कि एक तरीके की अपने पास में दर होती है, प्रवाह की दर। जैसे अपने पास में इसको एग्जांपल से समझते हैं, पानी वाला एग्जांपल लेते हैं एक बार फिर से। तो अपने पास में जैसे ये क्षेत्रफल है, देखो ये मैंने कम ज्यादा बन गई है, तो एक डिस्टेंस तो होती है, बराबर डिस्टेंस पे। ये ऐसे मत करना लगा यहाँ ज्यादा यहाँ पर कम, ऐसा नहीं है, वो तो बन गई बस। अब ये अपने पास में क्या है, एक क्षेत्रफल अल्पांश से रिलीफ, इसको फिर सतह बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। अब इस सतह से अपने पास में क्या, इस सतह का क्षेत्रफल मान लो अपने पास में एस है, सरफेस एरिया एस है इसका, और इसकी पानी की वेलोसिटी कितनी देर की अपने पास में v है, मान लो एक सेकंड के लिए मान लो कि पानी का वेग अपने पास में v है। तो अब आप लोग मेरे को बताओ, इससे एक सेकंड के अंदर कितना पानी निकलेगा, कितना पानी निकलेगा बोलो। अपनी इस वेलोसिटी को इससे गुणा कर देंगे तो एक सेकंड के अंदर जो इससे पास हुआ पानी, यहां से एंटर हुआ और इस साइड में कितना पानी गया वो आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो पानी की फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पर 5, मोटर के लिए निकाल दे तो 5W और SV, ये हो जाएगा अपने पास में, ठीक है। क्यों होगा? तो फ्लक्स, इससे क्या समझ में आता है कि फ्लक्स क्या होता है, किसी भी जो चीज वस्तु फ्लो करती है या फिर बहने का गुण होता है, वो किसी पृष्ठ से एक सेकंड के अंदर कितनी निकलती है, वो क्या होता है अपने पास में फ्लक्स होता है। ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। और विद्युत फ्लक्स के अंदर क्या होता है कि पानी की जगह अपने पास में क्या बह रहा होता है, विद्युत क्षेत्र। तो ये अपने पास में एक समान विद्युत क्षेत्र है, क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र। इसके अंदर मान लो अपन ने एक सतह रखी जिसका क्षेत्रफल अपने पास में S है और इसकी तीव्रता अपने पास में E है, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, यहां से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्राप्त होगा अपने को वो कितना होगा, एक सेकंड में कितनी रेखाएं पास होगी, ये अपने पास में तीव्रता है। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर जो तीव्रता की संख्या है वो आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी? क्यों आएगी? मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या हुआ अपने पास में, ये क्षेत्र है। फ्लक्स क्या होता है, किसी निश्चित क्षेत्रफल से निकलने वाली या फिर कोई भी जो फ्लो कर रहा है वो एक सेकंड में कितना निकलता है, वो अपने पास में फ्लक्स होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, क्षेत्रफल अपने पास में ये है। अगर इन दोनों का गुणा कर लेंगे अपने पास में तो इससे निकलने वाली टोटल लाइनों की संख्या अपने पास में आ जाएगी, विद्युत बल रेखाओं की संख्या अपने पास में आ जाएगी। तो ये अपन बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इस कंडीशन के अंदर, E गुना S। लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो अपने पास में, ऐसी कंडीशन हर बार तो होगी नहीं। ऐसी कंडीशन अपने पास में एक बार ऐसी भी बन सकती है, जैसे ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैंने ऐसे मान लिया, ठीक है। अब कैसे निकालोगे? अब ये तो निकाल नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, क्षेत्र पर सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। अब इसका लंब तो किस साइड में, यहाँ पर इसका सेंटर, ये इसका लंब S वेक्टर इस साइड में, इस साइड में इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इस साइड में। अब कंडीशन है अपने पास में कि अगर क्षेत्र सदिश के दिशा होगा विद्युत क्षेत्र के बीच में थीटा कोण बन रहा हो, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की विद्युत फ्लक्स कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, इस सतह का विद्युत फ्लक्स कैसे निकालोगे, क्या करोगे, इसके दो टुकड़े करो, सदिश वियोजन करो। अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि है तो इसका सदिश वियोजन करो, सदिश वियोजन करो इसके अंदर। तो एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। थीटा वाला क्या आता है अपने पास में, E कोस थीटा, और ये कितना हो गया अपने पास, E साइन थीटा। अब जैसे अपने पास में इस सतह है ये एक ये वाली सतह, तो इसके ई साइन थीटा कैसे जा रहा, बिल्कुल ऐसे चिपक के जा रहा है, जबकि ये क्या है अपने पास में, ई कोस थीटा बिल्कुल लंबवत है, ऐसे लंबवत जा रहा है। इसलिए लंबवत जा रहा है तो क्या है, उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या के क्षेत्र के लंबवत निकलती है। तो यहाँ पर अब ये तो गायब हो गया,
दो टुकड़े, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये तो अपने पास में ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लंबवत गुजरनी चाहिए विद्युत बल रेखा है। तो अपने पास में क्या बचा? केवल ई कोस थीटा ही बचा। तो यहां से निकलने वाले फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? फाई ई बराबर ई कोस थीटा गुना किसके साथ में करोगे? एस के साथ में। तो फाई ई कितना हो जाएगा अपने पास में? ई एस कोस थीटा, जो किसका फॉर्मूला बन रहा है अपने पास में? अदिश गुना का। तो फाई ई को क्या मान सकते हैं हम? ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये अपने पास में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो इस वाले फॉर्मूले से ये वाली कंडीशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? इसका क्षेत्रफल सदिश किस साइड में होगा? इस साइड में होगा। विद्युत क्षेत्र भी इस साइड में। थीटा कितना है अपने पास में? 0 है। थीटा 0 रखो इसके अंदर। थीटा 0 cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो फाई ई का मान कितना हो जाएगा? ईएस, जो अपने यहां पर आया था वो की वही कंडीशन बन गई अपने पास में। तो इसको एक बार नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। कर लिया नोट? चलो अच्छी बात है। अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं। थोड़ा सा का मतलब पूरा मिटा देता हूँ मैं। मिटा दिया। और उसका जो मेन फॉर्मूला था अपने पास में उसको यहाँ लिख लेते हैं। फाई ई इक्वल टू क्या होता है? ई एस कोस थीटा। ये फॉर्मूला अपने पास में इंपॉर्टेंट है। या फिर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो तो फाई ई बराबर कितना होगा? ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। दोनों ही फॉर्मूले किसके हैं? दोनों ही फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ही अपने पास में। अब अगर अपने पास में कुछ कंडीशन दे दी जाए, क्या कंडीशन दी जाए कि ये अपने पास में कोई इलेक्ट्रिक, चलो विशेष परिस्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं, कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। उन कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? स्पेशल केसेस या फिर विशेष परिस्थितियां। विशेष परिस्थितियों में अपन नंबर 1 पर बात कर लेते हैं। जब देखो थीटा का मान 0 हो। थीटा का मान 0 हो यानी कि ये बिल्कुल ऐसे पड़ा हो। इसका एरिया वेक्टर इस साइड में, विद्युत क्षेत्र कितनी होता है? इस साइड में। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो इसके अंदर फ्लक्स का मान कितना होगा अपने पास में? ईएस, यही होगा। सेकंड कंडीशन बताते हैं अपने पास में कि सेकंड कंडीशन ये बता रखा है कि अगर आप इसको थीटा की वैल्यू लंबवत यानी कि 90 डिग्री को, अब 90 डिग्री को करने का मतलब क्या होगा? ऐसे इसका प्लेन लो यानी सतह लो, इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर बना दो। तो देखो इसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना कोण बना? 90 डिग्री का कोण बना। अगर 90 डिग्री का कोण बना तो ये बिल्कुल ऐसे सतह हो गई। इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है और इस साइड में अपने पास में क्या है? ये कोई सतह है। अब आप मेरे को बताओ कि ये अपने पास में कोई परत है या फिर कोई सतह है, तो इसके अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होकर गुजर रहा है? पास में से ऊपर से समानांतर निकल रहा है, लेकिन इसके अंदर से होकर कितना निकल रहा है? बोलो कितना निकल रहा है? 0। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फ्लक्स का मान 0 आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूले से निकालोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर रखो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फाई ई बराबर 0। थर्ड कंडीशन है अपने पास में कि अगर इस थीटा का मान 180 डिग्री कर दिया जाए, 180 डिग्री कर दिया जाए, तो क्या आ जाएगा? फ्लक्स का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा ये वाला। क्यों? cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो यहाँ फाई इज इक्वल टू माइनस ई एस आ जाएगा। वैसे कोई एक सतह होगी उसके लिए फ्लक्स का मान कभी भी माइनस नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि अपन लोगों ने क्या माना था कि विद्युत क्षेत्रफल सदिश की दिशा किस साइड में होती है? सतह के लंबवत बाहर की ओर होती है। अब कोई अपने पास में सतह है ये, तो इसके ये सतह है तो इसके लंबवत बाहर की ओर इस साइड में मान सकते हो और इस साइड में मान सकते हो। और आपको हमेशा कोई सतह है तो उसकी दिशा किस साइड माननी? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा माननी। तो उस कंडीशन में आपके पास में थीटा का मान 90 से कभी ज्यादा आएगा ही नहीं। 90 से ज्यादा आएगा ही नहीं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अपन कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जिसके अंदर अपने पास में 2D सरफेस ना होकर 3D सरफेस होगा।
3D सरफेस होगा, उसके अंदर अपने पास में जरूर क्या होता है कि उसके अंदर फ्लक्स का मान नेगेटिव प्राप्त होता है अपने, वो अपन आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ एक मेन चीज है आपको बतानी जरूरी है, वो सुन लो आप लोग। अभी तक अपने फ्लक्स निकाला, किसके अंदर निकाला, अभी तक अपन फ्लक्स निकाल रहे थे एक समान विद्युत क्षेत्र और एक निश्चित फिक्स आकृति के लिए निकालते थे। अब अपने को निकालना है फ्लक्स अगर विद्युत क्षेत्र कौन सा हो, असमान हो। विद्युत क्षेत्र कौन सा हो, असमान विद्युत क्षेत्र हो। असमान यानी कि जिसके हर एक पॉइंट में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग अलग हो और दिशा का मान भी अलग अलग हो। और दूसरी कंडीशन अपन ये लगा रहे हैं कि सतह या फिर अपन कोई सरफेस ले रहे, कोई क्षेत्रफल ले रहे हो, वो क्षेत्रफल एक यूनिफॉर्म यानी कि एक एक क्या बताऊं, बिल्कुल एक शेप में नहीं हो, जैसे कि अपने पास आयत होता है, वृत्त होता है, वैसा ना होकर टेढ़ा मेढ़ा हो। तो उस टेढ़े मेढ़े शेप के लिए आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए जैसे कि ये अपने पास में कोई शेप है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं और असमान विद्युत क्षेत्र कैसा है, असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये वैसे अभी किसी को कट नहीं करेगी, यहाँ पर कट हो गया मेरे से। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, ये अपन ने पढ़ रखा है। ठीक है, ये अपने पास में कोई सरफेस है एस। तो अब इसका फ्लक्स कैसे निकालोगे आप लोग, ये आपके लिए बड़ी बात हो जाती है। इसका फ्लक्स कैसे निकालोगे, फ्लक्स निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। इसको कैसे निकालोगे, देखो फर्स्ट सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसको बहुत ही छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करना है। क्या करना है, छोटे छोटे अल्पांशों में, इतने छोटे अल्पांश कर लेने कि उस स्पेसिफिक छोटे से अल्पांश के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा हो जाए, एक समान विद्युत क्षेत्र हो जाए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, और उसका जो आकृति हो वो भी कोई ना कोई फिक्स आकृति आ जाए। तो अपन ऐसा एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं जिसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, डी एस। क्या बोलते हैं, डी एस वेक्टर। छोटे से अल्पांश के लिए क्या होगा, डी एस वेक्टर। अब इसकी वजह से अपने पास में मान लो कोई तीव्रता आई E1, कितनी आई अपने पास में तीव्रता E1। अब ये अपने पास में कोई तीव्रता है, तो इस छोटे से हिस्से के लिए फ्लक्स का मान कितना होगा, D51। अब D51 कितना होगा, D51 हो जाएगा E वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर। यहाँ पर E1 की जगह नहीं है, ऐसे छोटे छोटे पार्ट करने हैं कि हर एक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान हो जाए और एक समान विद्युत क्षेत्र अपने पास में प्राप्त हो जाए हर एक के लिए, उसके हिसाब से करना है इतने छोटे छोटे टुकड़े। तो अब ये अपने पास में कोई एक छोटे से अल्पांश के लिए आया, ऐसे ही बहुत सारे अल्पांश है, हर एक के लिए फ्लक्स का मान अलग अलग आएगा। D51 ये आया, D52 अलग आएगा, D53 अलग आएगा, D54 अलग आएगा, ऐसे ही बहुत सारे हो जाएंगे। तो उन बहुत सारों को क्या करेंगे, अपन अलग अलग करके जोड़ लेंगे, और अलग अलग करके अपन ने जोड़ लिया, तो उन सारों को अपन ने जोड़ लिया, तो अपने पास में इस पूरी सतह से निकलने वाले फ्लक्स का मान आ जाएगा। अब उतने सारों को जोड़ना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए अपने पास मैथमेटिक्स के अंदर एक टर्म आती है, वो है समाकलन। किसी भी चीज का छोटे छोटे हो तो उनको जोड़ सकते हैं अपन, किससे, समाकलन की मदद से। समाकलन क्या है, समाकलन क्या हो जाएगा, तो फाई अपने पास में कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, समाकलन किसका, डी फाई का। तो फाई बराबर कितना हो गया अपने पास में, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये बात आपकी समझ में आनी बहुत ही जरूरी है। कौन सी वाली बात, ये वाली। तो अब अपने पास में फ्लक्स के कितने फॉर्मूले हो गए, फ्लक्स के दो फॉर्मूले हो गए। पहला वाला फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अगर अपने पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड न हो, एक समान विद्युत क्षेत्र ना हो, या फिर आकृति कोई परिमित आकृति ना हो, तो उसके लिए अपने पास में दूसरा आता है, दूसरा ये आता है फाई ई बराबर
इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस वेक्टर। दोनों को रटना, इनको रटना है, दोनों याद होने चाहिए आप लोगों को। बाकी ये याद नहीं होंगे तो आगे के अपन जो डेरिवेशन करेंगे वो डेरिवेशन आपसे नहीं हो पाएंगे। तो आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ, अच्छी बात है। नहीं हुआ तो एक बार फिर से देखो, ठीक है ना, बढ़िया से एक्सप्लेन किया है मैंने। अगर अपने पास में ये सरफेस, ये सतह कोई बंद आकृति हो तो यहाँ पर अपन बंद आकृति का निशान लगा सकते हो, मैथमेटिक्स की वाली बात है। बाकी ये वाला भी सही है, अगर क्लोज सर्कल बना दो इसके अंदर तो ये क्लोज सरफेस यानी बंद सतह के लिए हो जाएगा। तो फ्लक्स के अपने पास में दो फॉर्मूले, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, दूसरा आता है अपने पास में फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। दोनों फॉर्मूले पता लग गए आपको, बड़ी अच्छी बात है। अब अपन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मतलब क्या है, अपन करेंगे एक दो बढ़िया वाले न्यूमेरिकल। क्या करेंगे? एक दो बढ़िया वाला न्यूमेरिकल। अब जहां पर भी आपको लगे कि इसको उतारने की जरूरत है तो वीडियो को पॉज करके उतार लिया करो, क्योंकि जैसे मैं एक डेरिवेशन खत्म करता हूँ तो साइड में हो जाता हूँ। साइड में होने का मतलब भी यही है कि आपको उस सवाल को या फिर उस जो भी मैंने कराया उसको नोट करना है। देखो अपने पास में एक क्वेश्चन है कि ये अपने पास में कोई गन है, गन, ये अपने पास में कोई गन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, हर एक की भुजा का मान लंबाई ए है। गन है तो सभी भुजाएं बराबर होगी। अब इसने ये बोला कि इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, फाई नेट कितना होगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो आप मेरे को एक चीज बताओ, अब एक चीज ऐसे दे रखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में है, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में दे रखा है। अब अपने को इसका टोटल फ्लक्स याद करना है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा अपने पास में, यही चीज अपने को याद करनी। कैसे करोगे? फ्लक्स फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यही होता है। अब इसके लिए अलग से फ्लक्स होगा, इसके लिए अलग से फ्लक्स होगा, इसके लिए अलग से फ्लक्स होगा, यानी 6 ही सतह के लिए अलग अलग फ्लक्स निकालेंगे अपन। हर एक के लिए दिशा क्या होगी क्षेत्रफल सदिश की, बाहर की ओर। क्यों, मैंने क्या बोला था कि 3D के अंदर अपन जो लेते हैं क्षेत्रफल सदिश की दिशा वो अभिलंबत बाहर की ओर लेते हैं। तो इसके लिए भी अभिलंबत बाहर की ओर इस साइड में, इसके लिए अभिलंबत बाहर की ओर ऊपर की ओर, इस वाली साइड के लिए अभिलंबत इस साइड में, ये सामने वाली के लिए अभिलंबत इस साइड में, नीचे वाली के लिए अभिलंबत इस साइड में, और पीछे वाली के लिए अभिलंबत अंदर की ओर। हर एक के लिए अभिलंबत होगी और बाहर की ओर होगी। अब इनके लिए एंगल का मान देखते हैं अपने पास में। इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में है, ऊपर वाली के लिए देखो इस साइड में क्षेत्रफल सदिश है, दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री एंगल बना। तो इसके लिए निकलने वाला फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0। नीचे वाली सतह के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में, क्षेत्रफल सदिश नीचे की ओर इस साइड में इससे, तो इनके बीच में कितना एंगल बना, 90। यहां से नीचे वाली सतह से भी निकलने वाला फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0। अब सामने वाली सतह से देखो, सामने वाली सतह के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सामने वाली सतह का क्षेत्रफल सदिश है, तो इनके बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री का एंगल बना। इससे निकलने वाला फ्लक्स भी 0। पीछे वाली सतह के लिए देखो, पीछे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में, पीछे वाली सतह का क्षेत्रफल सदिश इस साइड पीछे की ओर होगा, 90 डिग्री का एंगल, क्षेत्रफल सदिश फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, पीछे वाली सतह से भी 0। अब अपने पास में केवल दो सतह बची, एक तो ये वाली सतह उस साइड वाली और एक इसके पीछे वाली सतह ये वाली। तो मैं इस सतह को दे देता हूँ 1 सतह, तो इसको दे देता हूँ नंबर 2। तो फर्स्ट वाली से जो फ्लक्स आएगा उसको अपन मानेंगे φ1 और सेकंड वाली से जो आएगा अपन उसको मानेंगे φ2। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किस साइड में, उस साइड में है, और इसके लिए क्षेत्रफल सदिश किस साइड में होगा, जैसे ये अपने पास में क्षेत्रफल सदिश इस साइड में होगा बाहर की ओर पीछे की ओर, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में थीटा कितना बन रहा है अपने पास में 180 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या आएगा, ई एस कोस 180, तो φ1 की वैल्यू आ जाएगी -ES। अब मैंने कहा था अगर अपने पास में कोई प्लेन सरफेस है, समतल सतह है, तो
उसके लिए तो फ्लक्स का मान कभी नेगेटिव नहीं आता, लेकिन अपन कोई 3D के अंदर देख रहे हैं किसी चीज को, तो उसके लिए अपने पास में फ्लक्स का मान माइनस में आ सकता है। ये अपने पास में फाई 1 कितना आया, माइनस के अंदर आया माइनस ES। सेकंड वाली के लिए अपन सतह के लिए देखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा उस साइड में, सतह ऐसे अभिलंब, क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी इसी साइड में होगी, थीटा कितना बन रहा है दोनों के बीच में 0 डिग्री। तो फाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, फाई 2 बराबर ES cos 0। तो फाई 2 बराबर कितना आ गया अपने पास में ES। तो इसका जो टोटल फ्लक्स होगा वो किस किस के बराबर होगा, फाई नेट किस किस के बराबर होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 के योग के बराबर होगा। जोड़ो दोनों को, माइनस ES प्लस ES बराबर कितना हो गया 0, यानी फाई नेट अपने पास में आ गया 0। अब इस चीज से अपन एक चीज अनुमान लगा सकते हैं कि अपने पास में कोई भी एक 3D सतह है या 3D डायग्राम या फिर 3D कोई भी वस्तु पड़ी हुई है, तो उस 3D वस्तु से, और वो एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर पड़ी हुई है, तो उससे जो टोटल फ्लक्स निकलेगा उसका मान हमेशा 0 होगा। कंडीशन क्या है कि एक 3D वस्तु है अपने पास में, पड़ी किसके अंदर हो, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर पड़ी हो और उसके अंदर कोई आवेश मौजूद नहीं हो, क्योंकि आवेश होने की वजह से उस आवेश का भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसका कुछ फ्लक्स कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर उस आकृति के अंदर अपने पास में इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद नहीं है, विद्युत आवेश मौजूद नहीं है, तो उससे एक्स्ट्रा फ्लक्स नहीं निकलेगा। एक्स्ट्रा फ्लक्स नहीं निकलेगा तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखें और तो उससे अपने जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कंडीशन क्या है एक बार फिर से देख लो, कोई आकृति है, पड़ी किसके अंदर होनी चाहिए, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर पड़ी होनी चाहिए और उस आकृति के अंदर कोई भी आवेश नहीं होना चाहिए। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, उस आकृति का या फिर उस बंद आकृति का कुल फ्लक्स हमेशा 0 ही होगा। समझ में आया। अब इसी चीज को प्रूव करने के लिए अपन एक और एग्जांपल देख लेते हैं, HC वर्मा से है। देखो, जैसे कि अपने पास में ये अपने पास में कोई बेलन है, तो इस साइड में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है इस साइड में, और अपने को पूछा है कि इसका नेट फ्लक्स कितना होगा, ये बता दो आप मेरे को। तो आप कैसे बताओगे इसका नेट फ्लक्स कैसे निकालोगे। जैसे देखो, अपने क्या है, ये सतह है, दूसरी वाली सतह पूरी गोल वाली सतह, तीसरी सतह कौन सी है, ये वाली सतह, ये वाली। अब मैं इसको S1 मान लूं, इसको S2 मान लूं, तो इसको S3 सतह मान लूं, तो इसकी वजह से क्षेत्रफल सदिश की दिशा किस साइड में, इस साइड में होगी। इसकी वजह से क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस साइड में होगी, इसकी वजह से क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस साइड में होगी। अब ये कितना एंगल बना रहा है इसके साथ में, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये कितना बना रहा है, थीटा बराबर 0 डिग्री, और ये कितना बना रहा है, थीटा बराबर 180 डिग्री। 0, 90, 180। इसके लिए तो क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। क्यों, क्या होता है, ES cos थीटा, cos 90 डिग्री की 0, तो फाई 2 अपने पास में कितना आ जाएगा, इसके लिए फ्लक्स का मान 0 आ जाएगा। इसके लिए जो फ्लक्स का मान आएगा उसको अपन फाई 3 बोल देते हैं। फाई 3 कितना होगा, ES, क्यों, थीटा बराबर 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ES आ जाएगा। और अगर अपन फाई 1 के लिए निकाल ले, फाई 1 के लिए कितना हो जाएगा, ES cos 180, cos 180 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में -1, तो माइनस ES। तो इसी प्रकार अपने पास में फाई नेट कितना आ जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2, टोटल वैल्यू जोड़ लो इनको, कितना हो जाएगा 0। फाई नेट अपने पास में कितना आया, 0। यानी कि किसी भी 3D आकृति को अपन किसी भी एक समान विद्युत क्षेत्र में किस में रखेंगे, गौर से सुनो, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे, और अगर उसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं हो तो उस आकृति से संबंधित कुल फ्लक्स अपने पास में कितना होगा, 0 होगा, हमेशा के लिए। लेकिन अगर आपको
यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र न दिया जाए, या फिर एक समान विद्युत क्षेत्र न दिया जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी आकृति के अंदर अपने पास में कोई आवेश रख दिया जाए, तो उस कंडीशन के अंदर अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा, विद्युत फ्लक्स कभी भी जीरो नहीं होगा। क्या हो, अगर असमान विद्युत क्षेत्र हो और उसके अंदर कोई आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा। लेकिन अब लोगों ने अभी तक दो एग्जाम्पल पढ़े, दोनों के अंदर क्या था, एक समान विद्युत क्षेत्र था और ये था कि उस आकृति के अंदर किसी प्रकार का कोई आवेश मौजूद नहीं था। तो आप लोगों को ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है तो आप उस आकृति के लिए लिख सकते हो कि इससे जो पास होने वाला नेट फ्लक्स है वो जीरो ही होगा, बाकी आप ऐसा नहीं लिख सकते हो। सो वीडियो थोड़ी छोटी है लेकिन बस इसके अंदर इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर आप सतत आवेश वितरण के बारे में बात करेंगे। सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद में अपन गाउस लॉ पढ़ेंगे, गाउस का नियम पढ़ेंगे, और फिर उसके गाउस के नियम के अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे। तो अपने पास में जो अपने अभी ये क्लासेस शुरू होगी वो लगातार चलने वाली है जब तक कि आपका पूरा कोर्स खत्म नहीं हो जाता। और ये आपके केवल बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट या फिर जेई की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। जैसे कि अपने पास में क्या होता है कि एक जेई का जो पैटर्न है ना, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पैटर्न के अंदर आपके मोर देन, मेंस की बात कर रहा हूँ, मोर देन 60% आपके क्या होता है, एनसीईआरटी बेस्ड होता है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी ऐसे कैसे, और लगभग 20% के आसपास क्या होता है, उन अगर अपन ने एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा, सारे बेसिक्स को अच्छे से सीखा, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद किया, तो 20% उस वाले से थोड़ा घूम फिर के आता है, 20% वाला हिस्सा। बाकी का बच्चा अपने पास में 20% हिस्सा है ना, वो थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है। तो अगर आप इन दोनों को भी ध्यान से कर लेते हो ना, तो आपका मेंस तो आराम से क्लियर हो जाता है। मेंस को क्लियर करने में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जो मैं पढ़ाता हूँ उनको तो पढ़ो, बाकी कुछ आप अलग से गाइड लेके आओ या फिर कहीं पर कोचिंग कर रहे हो तो वो तो अलग बात है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ उनको तो पढ़ो, आपके लिए फायदेमंद है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहो।